हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको हेल्प करने की सीरीज में मैथमेटिक्स में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर, जो कि वन शॉट वीडियो में लेके आ रहा हूं। ये वन शॉट वीडियो और से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है शुरू में मैं बताता हूं आपको। उससे पहले मैं कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। जी हाँ, और एक आपसे अपील रहेगी कि अगर वीडियो वाकई हेल्पफुल हो, आपका इससे मदद हुआ हो, तो अपने किसी एक दोस्त को, कम से कम एक दोस्त को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उसको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए और मुझे मिलेगा पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छा सपोर्ट आपको करना है और अच्छे वीडियो लेके आने हैं। ये आपकी तरफ से अरविंद सर को होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई भी खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और वन शॉट वीडियो औरों से अलग। अरविंद सर वन शॉट औरों से अलग, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वन शॉट वीडियो। और ये औरों से अलग कैसे हैं ये हम लोग बेटा देख लेते हैं। अरविंद सर के वन शॉट औरों से अलग हैं क्योंकि सभी टॉपिक इसमें कवर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस। साथ में जीरो टू हीरो सीरीज है। अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, शुरू से वीडियो देखे अंत तक, नोट्स बनाए, तो उसका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। बहुत कुछ उसको आ जाएगा। साथ में पढ़ाते वक्त आपको प्योर टीचिंग मिलेगी, कोई फालतू टॉक्स नहीं मिलेंगी। अभी जब पढ़ाई स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग होगी, केवल पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मुझे ये प्रेजेंटेशन मिल जाए जो आप पढ़ाते हैं तो मुझे काफ़ी इससे हेल्प मिल जाएगी, तो उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। अगर किसी बच्चे को इसका प्रेजेंटेशन चाहिए तो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं PDF इसके अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको कहीं भागना या दौड़ना ना पड़े। साथ में कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। स्टोर सेक्शन में इसके काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने की संभावना रखते हैं। आप लेके सुटेबल कोर्स देखिए, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं अरविंद एकेडमी ऐप से। चलिए बात को आगे लेके चलेंगे और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हो जाती है पढ़ाई शुरू, यानी पहली बात कॉन्टिन्यूटी की, फिर आगे चलेंगे डिफरेंशियबिलिटी की तरफ। तो कॉन्टिन्यूटी क्या है? जैसा ये लिखा हुआ है, सिंपल सी बात सरल भाषा में अगर समझें कि आप किसी भी ग्राफ को अगर प्लॉट कर रहे हैं किसी कागज पर, तो प्लॉट करते वक्त अगर आप पूरा प्लॉटिंग कर दें, मान लीजिए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। और अगर प्लॉटिंग करते वक्त कहीं आपको पेंसिल उठानी पड़ जाए तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब ये बात ग्राफिकली या पिक्टोरियली या ज्योमेट्रिकली तो समझ में आती है, लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें, तो उसको कहने की जो भाषा है, जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और उस पॉइंट पर जिसपे हम चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, वहां पर फंक्शन की वैल्यू भी इसके बराबर आनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को नॉर्मली जैसा लिखा हुआ है हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। a माइनस का मतलब क्या है? a से बस जरा सा छोटा है। कितना जरा? इतना जरा कि आप उसे बस सोच सकते हैं, जस्ट बगल वाला, कुछ और नहीं कर सकते उसका। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, तो इसमें लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, और साथ में FF फॉर्मूला हो गया। अगर ये कंडीशन आपकी मीट आउट हो जाए तो हम बोलेंगे क्या कि फंक्शन इज fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो ये एक फॉर्मूला कह लीजिए, एक्सप्रेशन कह लीजिए, इक्वेशन कह लीजिए, जो भी भाषा आप यूज करें, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो मैं हट भी जाता हूं, वैसे तो आपको पता भी होगा, फिर हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या जानकारियां हमें लेनी चाहिए। अब देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिखा है। अगर दो फंक्शंस हमारे पास हैं f एंड g, और वो किसी पॉइंट a पर कॉन्टिन्यूअस हैं, f और g दो फंक्शंस हैं, टू फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a,
तब ये बातचीत कही जाती है कि f प्लस जी या f माइनस जी ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है a पर, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा a पर, f इंटू जी is also continuous at x is equal to a, f upon g is continuous at a provided ga is not equal to 0. तो ये f upon g is also continuous at a, यानी इनका जोड़, इनका घटाना, इनका गुणा, इनका भाग अगर डिफाइंड है तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। कहां, x इज इक्वल टू a पर। लेकिन ये फंक्शन होने चाहिए कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू a पर। ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है और ध्यान रखिएगा, कई जगह सवालों में बड़ी हेल्प कर देती है अपनी। अगली बात मैं दिखाता हूं आपको, ये कुछ मैंने यहां पर आपके लिए लेके आया हूं, कुछ प्री डिफाइंड रिजल्ट्स लिमिट के सेंस में। ये आप याद कर लीजिएगा, आपके सवालों में सीधे फॉर्मूले के तौर पर ये लग जाते हैं। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड ऑन लिमिट। मैं कुछ एक दो पढ़ के आपको दिखा देता हूं, बाकी रीड आउट करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन ए एन माइनस वन, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू आती है 1। इसी तरीके से बाकी जो लिखा हुआ है आपके सामने ध्यानपूर्वक देख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें बेटा, और उसके बाद इसको मतलब याद होना चाहिए, फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल हो जाएंगे सवालों के अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप अंदाजा लगा लिए होंगे इसका। अब एक कदम और आगे चलते हैं बेटा। ये कुछ सीरीज है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपको ये सीरीज आती है तो जब भी आप लिमिट के सवाल कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे सवाल आसानी से हो जाएंगे। तो मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर एन की सीरीज है, e की पावर x जो आप जानते हैं उसकी सीरीज है, e की पावर माइनस एक्स की है, a की पावर x की है, log की है, और इसी तरह बाकी सीरीज है जो आपको दिखाई पड़ रही है। अब कुछ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की और प्रॉपर्टीज का जिक्र कर लेते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज देखिए क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो सम फंक्शंस विच आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, अपने डोमेन में ये कुछ फंक्शंस हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, है ना। जैसे c एक कांस्टेंट है, c इंटू एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट a वेयर c इज ए कांस्टेंट और f इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर हमारा f कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसको 2, 3, 4, 5 किसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। f अगर कॉन्टिन्यूअस है तो 2f भी कॉन्टिन्यूअस होगा, 3f भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कुछ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा आपको। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसे आप y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर मान लीजिए 2 लिख दीजिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो सवाल आसानी से निकलेंगे। फिर रैशनल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में जो लिखे गए हैं, तो ये एफ एक्स, ये रैशनल फंक्शन भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होंगे। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब इसका बहुत यूज होता है आपके सवालों में। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं आपको पता है, 9th क्लास से आप सीख रहे हैं कि x की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक, तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस पाए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दूं 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हर जगह आपको कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जो आइडेंटिटी फंक्शन है y इज इक्वल टू x, वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। किसी भी पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो ये आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये लॉग वाला और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं जहां पर ये डिफाइंड है, तो वहां पर भी ये कॉन्टिन्यूअस आपको मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स, है ना। वरना आप कहीं 10x का ग्राफ देखने लगेंगे तो आप कहेंगे सर ऐसे ही होता है, वो तो पूरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन उसकी डोमेन के अंदर की बात कर रहे हैं।
उतने डोमेन में वो कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ रही है बात ना? वरना 10x वाला आप ग्राफ निकालेंगे तो कहेंगे सर इसका तो ग्राफ सर इस तरह बनाता हूं, इधर तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इधर तो फिर ब्रेक हो जाता है, आगे चल के ऐसे 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 ग्राफ आता है। तो ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ये बात मैं बोल रहा हूं। तो ये सारे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन वो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगली चर्चा करते हैं। अब एक सवाल आ गया, जैसे कि ऐसे सवाल भी आपके आ सकते हैं कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। कोई पॉइंट नहीं बोला है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो। इन जनरल कि आप ये दिखाओ या प्रूफ करो या बताओ कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। तो इन सवालों को देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं इसको चालू करता हूं। लेट कर लीजिए, लेट एफ एक्स is equal to sin x and let a be an arbitrary real number। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस a पर कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे। a कौन सा नंबर है? कोई भी नंबर, आर्बिट्री मतलब अपने मन माफिक कोई नंबर ले लिया, रियल नंबर है। अब हम इस a पर अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करें और कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दें तो sin x हर जगह कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, पहली चर्चा हम लोग करते हैं राइट हैंड लिमिट के ले लो। तो मैं यहां लिख देता हूं RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, और इसे लिखा जा सकता है फिर लिमिट x टेंडिंग टू, x की जगह h पे आ जाओ, h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। अब ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन का मुद्दा क्या होता है? जब कोई भी x टेंडिंग टू a प्लस हो फॉर राइट हैंड लिमिट, तो x को लिख सकते हो a प्लस h। जब हम लिख रहे हैं x टेंडिंग टू a प्लस, क्योंकि x की वैल्यू a से थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर यहां पर x टेंडिंग टू a होगा देन हमारा h टेंडिंग टू 0 होगा। यही बात ये पकड़ लेते हैं हम लोग यहां से। ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल h क्वांटिटी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है और बहुत करीब है 0 के, या लगभग 0 के एकदम जस्ट बगल वाली है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चे इसको शायद तब्दील करने में अच्छा नहीं फील करते होंगे, तो मैंने कहा आपको बता दूं, थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा, या आता है तो रिवीजन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर x टेंडिंग टू 0 क्यों लिख पाए? क्योंकि x टेंडिंग टू a प्लस था और x की जगह हम लोग a प्लस h लिख पाए वहां। और अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो, यहीं पर कलर बदलने की इच्छा है, तो अगर यहां पे इतने में आ जाएगा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट है, जहां पर x टेंडिंग टू a माइनस लिखते हैं तो x की वैल्यू a माइनस h हो जाएगी। तो x टेंडिंग टू a तब h टेंडिंग टू 0 तो बना रहेगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। उम्मीद है इस बात को आप पकड़ पा रहे होंगे, ठीक, कि किस तरह इसको चेंज कर देने पर क्या होता है। टेंडिंग टू 0 पर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। खैर, इतनी बात पकड़ पाए आप। अब इसको एक आगे की चर्चा करते हैं। यहां इसके आगे लिमिट लिख लेते हैं s टेंडिंग टू 0 और f a प्लस h का मतलब है एफ एक्स था साइन एक्स, x की जगह a प्लस h है तो यहां x की जगह a प्लस h लिख दो, साइन a प्लस h। कोई इसमें तकलीफ नहीं, ठीक। अब यहां साइन a प्लस b का हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो यहीं पर मैं यहां लिखता हूं, शायद आ ना पाए इतने में, तो मैं लिखता हूं लिमिट s टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस b यानी साइन a इंटू कॉस b यानी कॉस h प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला लगा दिया साइन a प्लस b का बेटा। अब s टेंडिंग टू 0 यहां पुट कर देते हैं, तो यहां पर जब पुट करोगे तो पहले में आ जाएगा साइन a लिमिट x की जगह h है, s टेंडिंग टू 0 कॉस h प्लस ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है लिमिट के, आपको मालूम है, कॉस a लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 साइन एच। आप देख पाए। अब यहां पर मैं इसको इधर करने की कोशिश करता हूं, अननेसेसरी नीचे नहीं जाना चाहूंगा, तो यहां पर आ जाता हूं। अब इसके बाद देखिए क्या है कि एच की वैल्यू यहां 0 पुट कर दीजिए आप, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए और कॉस 0 प्लस कॉस ए इंटू साइन 0। आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये बचा साइन ए, और यहां कॉस साइन 0 होता है 0, तो ये खत्म हो जाएगा, दैट इज 0। तो ये वैल्यू आ गई साइन ए। ठीक, तो ये जो राइट हैंड लिमिट निकाली वो निकाली साइन ए के बराबर। और आप ये जान भी रहे हैं, इसी तरीके से सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी साइन ए, जो आप निकाल सकते हैं। जिस तरह से मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। और एफ एक्स एफ ए बराबर साइन ए भी आ जाएगा। अगर एफ ए निकालूं तो इसकी वैल्यू साइन ए के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए हमारा बराबर है। हेंस साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। और ए हमारा क्या था, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट। इसका मतलब क्या कि साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, एंड हियर ए इज सम arbitrary real number, so sin x is continuous everywhere। इस तरीके से आपने जो कॉन्टिन्यूटी का जिक्र था उसको तय कर दिया। अभी मैं दिखाऊंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट भी कर सकते हैं कि क्या मामला हुआ कि साइन एक्स हमारा हर जगह कॉन्टिन्यूअस निकल आया। और करने का तरीका आप देख जरूर ले बेटा, क्योंकि करने का तरीका मालूम रहेगा तो आप जहां पर पॉइंट नहीं भी दिया गया है उसको ऐसे डील करते हैं। तो मैं इसको दिखा देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी तरीका आपको ठीक लगता है। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा इतने में। यहां रोकता हूं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी थोड़ा ऊपर कर दूंगा तो और चीजें पूरी दिख जाएंगी आपको। तो नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये पूरी बात आ गई। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, तो मैं यह कलर तो हरा ही लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन इज कॉन्टिन्यूअस देन द वैल्यू ऑफ के। तो ये बहुत सरल सवाल है, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ के बताओ। तो हम ये जानते हैं कि ये x इज लेस देन 5 के लिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है। बस x इज इक्वल टू 5 पे बदल रहा है तो 5 पे चेक कर लेंगे तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर हो जाएगा। इसी तरह x इज ग्रेटर देन 5 के लिए 2k कांस्टेंट वैल्यू है जो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस रहती है। यानी ये जो कहानी fx की है ये कहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकती है, केवल x बराबर 5 पर, जहां पे फंक्शन ने बदला है। क्योंकि x 5 से जब छोटा था तब ये पॉलिनोमियल फंक्शन था, और पॉलिनोमियल फंक्शन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। उसके आगे ये कांस्टेंट फंक्शन है, वो भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। तो जिस पॉइंट पर ये बदल रहा है उसी पे चेक करने की बात खड़ी हो जाएगी। तो अब हम चेक कर, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, यहां पर कॉन्टिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स, और इसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू यानी f5, ये अगर हम बराबर शो कर दें तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसी से हमारा काम बन जाएगा। इसको थोड़ा f माइनस, ठीक, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसलिए कि आप दिमाग में रख सकें राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर
वैल्यू। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं यहां पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, और उस 5 से छोटा है फंक्शन, तो 5 से छोटा फंक्शन इस वाले स्लॉट में आएगा, 3x माइनस 8। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3x माइनस 8। कैसे चूज किया ये आप देख पाए होंगे। अब यहां पर 5 की वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू 5 माइनस 8, तो ये तो आ गई 0, 15 है भाई, तो 15 माइनस 8 बराबर 7। और कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से अगर मैं बात करूं f बराबर, आगे की बात करूं, ये वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, अब ये 2k के बराबर होनी चाहिए। फॉर कॉन्टिन्यूटी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा f5 के बराबर होना चाहिए। तो f5 तो निकालोगे तो 7 ही आ जाएगा, और साथ में ही जब एक राइट हैंड लिमिट लोगे जो कि 2k है कांस्टेंट फंक्शन, तो ये वैल्यू 7 हमारी 2k के बराबर होनी चाहिए, यानी k की वैल्यू 2/7। तो 2/7 इज द आंसर, और इसके हिसाब से ऑप्शन है 2/7 इज, उल्टा लिख गया क्या, 7/2 सॉरी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/2, और ये ऑप्शन आ जाएगा यहां पर बेटा बी का। तो इस तरीके से सवाल करेंगे, बहुत ही प्यार से हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब कुछ सवालों में तो ना आपको लिमिट निकालने की आवश्यकता भी नहीं होती है, जैसे ये सवाल आपके सामने है, देखिए लिखा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है दैट इज लेस देन और इक्वल टू x इज कॉन्टिन्यूअस एट। अब आप ये जानते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं वो इंटीग्रल स्टेयरकेस क्या बोलते हैं, ग्राफ इसका मिलता है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो कि है एफ एक्स बराबर ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यानी 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 3 पे नहीं है, 0 पे नहीं है, -1 पे नहीं है, -2 पे नहीं है, यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी उसके बीच में ये कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। तो इसमें लिखा है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस कहां आपको मिलेगा कि कॉन्टिन्यूअस हैं, तो ये इंटीग्रल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1.5 पर कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1.5। तो ये आप पता करके रखेंगे, ये आपको मालूम ही होगा, तो झट से कर देंगे, वरना क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पूरा प्रोसेस एमसीक्यू है तो प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं वहां पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि जैसे ये वैल्यू आ गई यहां, मान लीजिए 1, तो जैसे ही 1 पे यहां से शुरू हो जाओगे तो यहां पहुंच जाते हो 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, 1 पर ब्रेक है, क्योंकि 1 से अगर लेफ्ट लोगे तो इधर आ जाओगे, राइट लोगे तो इस पे चले जाओगे, वैल्यू बदल रही है। खैर ये आप जानते होंगे, ज्यादा इसमें मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, और एमसीक्यू आए तो अपनी नॉलेज को यूज करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे कहानी क्या है। चलते हैं एक कदम और आगे और अगली बात को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k so that the function kx upon modulus of x if x is less than 0 and 3 if x is greater than equal to 0 is continuous at x is equal to 0।
x बराबर पर 0 है। तो अगर हमें एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस में शॉर्ट में लिख रहा हूं एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या मतलब है, राइट हैंड लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी इस पॉइंट पर वैल्यू ये आपकी बराबर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ये बात हमारी पकड़ में आ गई। तो शुरू करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। नाउ लिमिट x टेंडिंग टू माइनस, और ये हो गई हमारी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब यहां पर फिर h में हम चेंज कर देते हैं। सीख चुके ना x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, जो आपको सिखाया था अभी कि x की वैल्यू अगर x टेंडिंग टू a माइनस है, a माइनस की जगह तो यहां 0 ही है तो 0 माइनस लिख देते हैं, तो ये 0 माइनस h के बराबर हो जाएगी। तो x टेंडिंग टू 0 देन h टेंडिंग टू अगेन 0। तो यहां पर 0 जो माइनस आ रहा है इसकी वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी है, ये वाला फॉर्मेट, यानी kx अपॉन मॉडुलस ऑफ x। इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं हम लोग x बराबर 0 माइनस h। तो यहां जगह शायद नहीं बन रही, तो मैं यहां करता हूं लिमिट s टेंडिंग टू 0, k की जगह हो गया 0, k तो कांस्टेंट है, तो x की जगह आ गया 0 माइनस h, और यहां मॉडुलस में 0 माइनस h। तो ये देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहां पर जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी लिमिट s टेंडिंग टू 0, ऊपर आ जाएगा माइनस के एच, और नीचे क्योंकि मॉडुलस साइन है तो माइनस h का प्लस h निकालेगा, दैट इज प्लस h। तो ये वैल्यू कितनी होगी, h से h कट गया माइनस के, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो f बराबर 0 पर क्या होगा, तो मैं यहां निकाल देता हूं f0 पर। f0 का मतलब है x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 3 देता है, तो ये वैल्यू हो गई 3। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये पूरी वैल्यू आपस में लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब तो ये कहानी ऐसी लगनी चाहिए। तो उस समय माइनस के की वैल्यू 3 के बराबर होगी, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप पूरा प्रोसेस समझ पा रहे होंगे। इसमें राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि के की वैल्यू पूछी है ना, तो जब के की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट से ही निकल आ रही है तो खामा खा क्यों आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक, अगर बोले सवाल में करने के लिए तो कर दीजिएगा, अदरवाइज अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है। तो इसे आप नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। अगले सवाल को मैं आपके सामने लेके आता हूं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर भी देखिए लिखा है, इफ द फंक्शन f डिफाइंड एज fx x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, ओके, जब ये नॉट इक्वल टू 0, जब ये बराबर है 3 के, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम वही चीज। तो अब मैं पूरी कहानी लिख नहीं रहा हूं, इतना आप समझ चुके हैं। अब मैं यहां पे सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन की वैल्यू के बराबर कर दूंगा। तो मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट 3 पर है तो x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, तो इसको चेंज कर दो h पर, तो h टेंडिंग टू 0, और ये 3 माइनस h आ जाएगा। तो यहां पर देखिए वैल्यू काट सकते हैं आप, मैं यहां पहले लिखी दूं इसी फॉर्मेट में, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, यानी ये वैल्यू कितनी है, लिमिट रह गई, और ये x प्लस 3 और x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ये वैल्यू देखिए कट गई है। तो यहां पर लिमिट x प्लस 3 रह गया केवल, और यहां वैल्यू थी x टेंडिंग टू 3 माइनस, h की जरूरत नहीं, सीधे 3 पुट कर दो, तो 3 प्लस 3 वैल्यू हो जाएगी 6।
अब इस फंक्शन की जो वैल्यू है 3 पर वो कितनी है, तो 3 पर वैल्यू k है, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो k बराबर 6 और दैट इज योर आंसर। क्योंकि इस बारे में पीछे बता चुके हैं कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो वो मैंने लिखा नहीं है अननेसेसरी, आप लिख सकते हैं, लिखेंगे आप। मैं हर सवाल में वही सेम चीज रिपीट नहीं कर रहा हूं, समझाने का प्रोसेस चल रहा है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं फिर से, और उसको हम लोग करना चाहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर इसको कॉन्टिन्यूअस कराना, ए की वैल्यू बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर होनी चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं पहले, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, और यहां पर ये फंक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा दिस वन। अब यहां 2 पुट कर दोगे तो आ जाएगा 2a प्लस 5, आपको कोई असुविधा नहीं हुई। राइट हैंड लिमिट पकड़ते हैं बेटा, लिमिट x की वैल्यू 2 प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1। 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। अब ये कॉन्टिन्यूअस अगर फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो बराबर होगी, साथ में फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, इसी से काम बच जाएगा। तो 2a प्लस 5 को आप 1 के बराबर कर दीजिए, तो 2a बराबर कितना आ गया, 4 नहीं -4, तो a बराबर -2, और ये आपका देखिए आंसर आ गया। अब इस पे आप चेक भी कर सकते हैं कि x बराबर a बराबर -2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो राइट हैंड लिमिट आपने निकाली, ये दोनों बराबर हो गए। फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर कितनी है, f2 निकालने जाएंगे तो वैल्यू है ax प्लस 5, यानी a इंटू 2 प्लस 5, 2a प्लस 5, और a की वैल्यू आपने निकाली है -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 5, -4 प्लस 5 बराबर 1। ये देखिए 1, ये और ये 1 और इसकी भी 1 आ गई है, ये तीनों वैल्यू बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट का जिक्र था, 2, ये बराबर है, इस वजह से ये वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड है, ठीक। इसको भी नोट करें। अगला सवाल देखते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मेरे ख्याल से पूरी बात आपकी समझ में आई होगी। अब फिर से अगला सवाल पकड़ते हैं, हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx x प्लस 2 x माइनस 2 x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1। देखिए, जब भी यहां पर पॉइंट नहीं बोला है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, किस पॉइंट पे नहीं, तो कैसे हम समझते हैं कि किस पॉइंट पे हमें को चेक करना है। देखिए, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 पर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। चिंता मुक्त हो गए हम। अब हम एक से बड़ी बात करें, वहां पर भी x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी एक से छोटे में हर जगह कॉन्टिन्यूअस, एक से बड़े में हर जगह कॉन्टिन्यूअस, एक पर ही ये पॉलिनोमियल बदल रहा है, वही दिक्कत हो सकती है। तो हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, 1 पर। अगर 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो हम ये अनाउंस कर देंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि कम, एक से कम और एक से ज्यादा में तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है। बात पकड़ में आई ना, कैसे पॉइंट समझते हैं। अब यहां पर वी विल चेक कॉन्टिन्यूटी एट x बराबर 1 और लेस देन और ग्रेटर देन 1 की चर्चा मैंने कह दी है, ये आप समझ रहे हैं, तो मैं लिख नहीं रहा हूं जबरदस्ती। खैर, लेफ्ट हैंड लिमिट की चर्चा करते हैं, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 से माइनस fx, और फिर लिमिट पकड़िए x टेंडिंग टू 1 माइनस, और 1 से छोटे में x प्लस 2 आ जाएगा।
एक वैल्यू रख देंगे तो 1 + 2 वैल्यू हो गई 3। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेते हैं बेटा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 + fx, और फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन 1, तो x - 2। एक रखोगे 1 - 2 तो वैल्यू आ जाएगी -1। यहां पर क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हेंस देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। बाकी सारी जगह कॉन्टिन्यूअस है, जो मैंने चर्चा करके आपको बताया कि छोटा है तो कॉन्टिन्यूअस, बड़ा है तो कॉन्टिन्यूअस, x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये कॉन्टिन्यूटी का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह के सवाल मिलेंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यही लॉजिक, यही चीजें लगनी है घूम घूम के, ये मतलब यही है ही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगली बात करते हैं, नोट कर लिया होगा अब तक आपने। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, या डिफरेंशिएबिलिटी बोल देते हैं पहले। देखिए, कहीं पर ये अगर आपके सामने आ जाए कि x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, चेक करिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल का लगाते हैं, अदरवाइज तो डिफरेंशिएशन निकालते हैं हम लोग। तो कहीं पर ये चेक करना हो कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं। अगर है तो फॉर्मूला लग जाएगा, और है ही नहीं तो वो चेक कैसे होगा, वो यहां से चेक होगा। देखिए, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड और बाय डेल्टा मेथड। तो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज f इज ए रियल नंबर, रियल फंक्शन, एंड c is the point in its domain. The derivative of f at c is defined by f dash c is equal to limit s tending to 0 fc plus h minus fc upon h। इस फॉर्मूले को, नीचे वाले फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ये h के टर्म्स में फॉर्मूला है, नीचे आप देखिएगा तो x के टर्म्स में इसी को तब्दील कर देते हैं, पकड़ के रखिएगा। अब यहां पर प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है तो हम बोल देंगे c पर इसका डिफरेंशिएशन, ये जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा। लिमिट एग्जिस्ट बोलने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, या यहां पे डेरिवेटिव बोल दीजिएगा, राइट हैंड लिमिट के बराबर आए तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आई, इन क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, और उसके बाद देखिए दो वैल्यूज और लिखी, इन फॉर्मूले को दिमाग में रखिएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिनोटेड बाय f डैश c और d अपॉन dx fx एट c पॉइंट, दस फंक्शन डिफाइंड बाई। अब यहां पर देखिए f डैश, ये तीनों याद होनी, f डैश x के फॉर्मेट में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये कुछ ऐसा आ गया c की जगह x। और दूसरा f डैश c को इस तरीके से भी दिखाते हैं, ये फंक्शन भी पकड़ के रखना, बहुत जगह इस्तेमाल होगा, कंफ्यूजन ना हो। इससे थोड़ा सा अलग लग रहा, बात एक ही है, लेकिन बात एक ही कैसे है ये कभी और जिक्र करेंगे, लेकिन ये दोनों एक ही चीज है, बस वैल्यू रख दी जाती है यहां पर x माइनस c बराबर h। तो f डैश c इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अगर किसी पॉइंट c पर निकाल रहे हैं और किसी पॉइंट 0 की चर्चा कर रहे हैं तो इस तरह लिख लेंगे। समझ गए आप? अब अगला इसका सवाल देखते हैं, तभी हम लोग को समझ में ज्यादा आएगा। अब लिखा है यहां पर द फंक्शन, अच्छा, x स्क्वायर फॉर x इज लेस देन 1 ये है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है 2 माइनस x। अब इसमें कई बातें लिखी हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और फिर है नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1। तो भाई इसमें चार बातें, एक तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो गई और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो गई। तो पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक करो भाई, इसकी क्या कहानी है, x बराबर 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx,
और ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स का मतलब 1 से छोटा यानी एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट, ये कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और यहां वैल्यू 2 माइनस एक्स है। तो आपने क्या देखा कि सही लिखा है, हाँ, ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए तो x की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर देंगे आप, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, लिमिट तो दोनों बराबर आ गई। अब f हम 1 निकालते हैं, f1 के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, 2 माइनस एक्स का, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1। पहली बात, पहला आंसर तो ये हमको मिल गया कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं इसकी चर्चा करेंगे, तो एक खाचा आपका हुआ, तो जो हमने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था इसी का हम अप्लाई करेंगे। अब इसकी जो लिमिट, ये लिमिट है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के नाम से इसको पुकारते हैं लिमिट को। तो यहां पर अगली बात शुरू करते हैं, जो हम डेरिवेटिव के लिए चेक कर रहे हैं, LSD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के लिए, तो लिमिट की वैल्यू हो गई x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस F1 अपॉन x माइनस सी यानी x माइनस 1। ये कहां से लिखा है, देखिए ये यही फॉर्मूला है, ये नीचे वाला, ये 1 पे निकाल रहे हो तो 1 1 1 लिख दो, जो भी मतलब जिस पे भी कार्यक्रम कर रहे हो, तो ये वैल्यू यहां पर इस तरीके से मैंने रख दी है। अब यहां पर एफ एक्स लेस देन 1 के लिए ये एक्स स्क्वायर था, तो यहां कर देते हैं, तो लिमिट लिख दीजिए x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये है एक्स स्क्वायर, f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू 1 है, यहां निकाली हुई थी कहीं, तो 1 अपॉन x माइनस 1। अब आप जानते हैं ऊपर नीचे फैक्टर कट जाएंगे, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये हो गया x प्लस 1, x माइनस 1, और नीचे है x माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू आ गई लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस x प्लस 1, 1 पुट कर दोगे तो 1 प्लस 1 यानी वैल्यू हो गई 2। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका मैं कलर बदल लेता हूं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जिसे लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और फिर वही लिखोगे एफ एक्स माइनस F1 x माइनस 1, तो यहां पे हम लोग सीधे करते हैं, तो लिमिट लिखा x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से बड़े होने पर 2 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू हो गई 2 माइनस एक्स, इसकी जगह माइनस, ये तो 1 था और ये नीचे x माइनस 1 था, तो यहां पर आगे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ये आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1, काटोगे तो वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो यहां पर आपको क्या दिखा, ये देखिए कलर फिर से बदलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव था -1। इसका मतलब इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो इसका हेंस या देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन यहां होगा देखते हैं। नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ सही है, डिफरेंशिएबल गलत, नॉट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है, नाइदर, आंसर इज ए। तो यहां पर ऑप्शन निकला आंसर इज ए। कैसे ए निकला आप समझ पाए, ठीक। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं, मेरे ख्याल से दिख रहा है, इसको नोट करें आप, फिर इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूंगा जिससे आप पूरी बात को बेहतर ढंग से समझ पाएं। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा इतना आपने, और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर यहां तक ले आता हूं, बात बन जाएगी।
ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे जिससे हम लोग और बेहतर सिचुएशंस को समझ पाएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा और नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब हमारा ये हमने सीख लिया है कि कहीं पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो कि x बराबर 1 पर 2 पर 3 पर कहीं पर भी, तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव खोजेंगे। अगर ये बराबर आएगा तो ये डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, अगर ऐसा नहीं है तो डिफरेंशिएबल बाबा नहीं है। तो अब डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल रहेगा। तो मैंने इसको भी एक जगह कर दिया है जिससे आपको भटकना ना पड़े, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जो आपके काम आएंगे। सब पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि पढ़ूंगा तो अननेसेसरी समय काफी लग जाएगा। तो ये देखिए d/dx sin x की वैल्यू cos x होती है वगैरह वगैरह, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा जिससे बात बन सके। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब यहां देखिए लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू mod of x, मॉडुलस ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यानी जो मॉडुलस ऑफ फंक्शन, थोड़ी जानकारी देता हूं फिर सवाल करूंगा। मॉड ऑफ x का फंक्शन इस तरीके का होता है बेटा, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, x डैश y डैश, x बराबर 0 यहां मिलेगा। यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये पहले से हमको मालूम है। और आप भी जान सकते हैं कैसे, कोई भी फंक्शन अपना जो कॉर्नर पॉइंट्स बनाता है, शार्प टर्न्स जहां लेता है, वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। क्या मतलब है कहने का कि अगर कोई फंक्शन आप खींचे, मान लीजिए ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, देखिए ऐसे कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन यहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे। जहां भी कॉर्नर या शार्प टर्न आता है, कोई फंक्शन ऐसे है, तो यहां पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा और एंड पॉइंट पे भी नहीं होगा। ये तो समझ, यहां एंड पॉइंट पर भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं एक सरल भाषा के लिए, dy/dx निकालते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है टेंजेंट का स्लोप। ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो अगर आप इस कॉर्नर पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींचेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं। भाई एक टेंजेंट कहां आएगी, जितनी खींच दीजिए, तो ये डिफाइंड ही नहीं होता वहां पर। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है, एमसीक्यू है। तो आप पहले ही उस ग्राफ को अगर पहचानते हैं तो तुरंत आप कह पाएंगे यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किसी भी शार्प टर्न पर शार्प कॉर्नर पर, एंड पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। केवल एक समझ गए होंगे बात। अब यहां पर इस चीज को प्रूफ करने की बातचीत आएगी, प्रूफ कर देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ x के लिए प्रूफ कर रहे हैं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे x बराबर 0 पर। मैं कलर को थोड़ा बदलना चाहता हूं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी f डैश, मैं 0 का जिक्र कर रहा हूं, तो h के फॉर्म में 0 का है तो h वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। दो फॉर्मूले पढ़े थे ना, आपको दिखाना जरूरी है। कहां है भाई, कहां हो, ये है। ये h जब 0 मिल जाए तो प्यार से ये लगाइएगा, और जब c पे निकालना हो तो ये लगाइएगा। है दोनों एक ही चीज, लेकिन सरलता के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो अभी हमें 0 मिल गया है, तो मैं ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आ जाता है c माइनस एच, राइट हैंड के लिए c प्लस एच। ठीक, तो यहां पर मैं जब चलूंगा यहां पर, तो क्योंकि ये हमारा ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो h टेंडिंग टू 0, और ये फंक्शन में 0 माइनस एच आ जाता है, माइनस f0 अपॉन माइनस एच। ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब होगा तो नीचे माइनस वैल्यू चलेगी, ये h माइनस लेके चलेंगे आप। अब इसी को आगे लिख दीजिए आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस एच f0 अपॉन माइनस एच। अब ये मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच, क्योंकि fx की x की जगह माइनस एच है तो x की जगह माइनस एच, माइनस f0 करोगे तो 0 आ जाएगा, अपॉन माइनस एच।
अब वैल्यू देखिए क्या आ गई, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा h और नीचे है -h, क्योंकि ये तो मॉडुलस फंक्शन है तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देगा, और इसको कैंसिल करोगे तो वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो यहां पर ये जो वैल्यू आ गई दिस इज -1, इसको ध्यान रखते हैं हम लोग। और मैं कलर फिर से चेंज करता हूं, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का जिक्र कर लेते हैं। इसके लिए f'0 ही निकाल रहे हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे, लिमिट लिखेंगे s टेंडिंग टू 0 लिखेंगे और यहां पे f0 प्लस h लिखेंगे, 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h। इस बात को पकड़ के रखिएगा। आगे चलते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h का मामला है तो केवल fh रह जाएगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में fh रहेगा। fh का मतलब है मॉडुलस ऑफ h, और f0 तो माइनस मॉडुलस ऑफ 0, नीचे केवल h है। अब ये वैल्यू देखिए क्या बनने वाली है हमारी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि h हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी था राइट हैंड डेरिवेटिव में, तो ऊपर आ जाएगा केवल h और नीचे भी h। ये वैल्यू आ गई 1, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर ही नहीं है, इसका मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था -1 और ये +1, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल थोड़ा ऊपर करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0। आंसर या प्रूव्ड जो भी लिखते हैं प्रूव्ड, वो चीज यहां पर इस तरीके से आ जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये बेटा, अक्सर पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं इसको पूरा नोट करवा देता हूं, फिर आगे का जिक्र करूंगा जिससे आप पूरी बात पकड़ पाएं। तो मेरे ख्याल से आ गया, तो ये है, इसको आप नोट कर सकते हैं बेटा। फिर अगले सवाल का जिक्र करेंगे। मेरे ख्याल से पूरा दिख रहा है शायद, तो ये दिख ही रहा है स्क्रीन पे, तो आपको पूरा खसकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन की और कहानियां देखते हैं क्या है। ये सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं कि जिससे क्लैरिटी पूरी बन जाए आपकी। अच्छा, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल जानते हैं कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं u इंटू वी, तो डिफरेंशिएशन कैसा होता है ये आपको अंदाजा है। मैं दोबारा जबरदस्ती लिख रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन इन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी को आप बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये आप जानते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप जानते ना हो। इसी का एक भाई है जिसे बोलेंगे कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में चले आते हैं, ये रहा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल यहां से उसकी जगह ये समझने में आसानी पड़ेगी। तो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा d अपॉन dx u अपॉन v, तो नीचे आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v का स्क्वायर। फिर शुरू में करेंगे तो सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इसको आप याद रखेंगे और याद होगा भी आपको। इसका इस्तेमाल जगह जगह ये सवालों में मिलेगा आपको। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे सेकंड फंक्शन का जिक्र किस तरह से अप्लाई हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल 2022 का, इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज कैसे करना चाहिए इसको। तो इफ y स्क्वायर, इस सोल्यूशन लिखो भाई तो काम शुरू। इफ y स्क्वायर 2 - x = x क्यूब, देन dy बाई dx 1 पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो मैं पहले यहां लिखता हूं इसको y स्क्वायर और इसको लिखूंगा x क्यूब अपॉन 2 - x। कोई दिक्कत नहीं, इसी को ये लिख लिया। अब यहां पर हम इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिख नहीं रहा हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं एक बार लिख देता हूं फिर करके दिखाऊंगा। ये आ गया डिफरेंशिएशन और यहां आ गया d अपॉन dx x क्यूब अपॉन 2 - x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2y डिवाइड बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन समझ में आता होगा उसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2y
डिवाई बाई डी एक्स, और यहां पर इसको कोशेंट रूल लगाएंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2y डिवाई बाई डी एक्स डिवाई बाई डी एक्स, और यहां वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 माइनस एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और 2 माइनस एक्स का करोगे तो -1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी वैल्यू को मैं यहां आगे यहां ले लेता हूं, तो 2y डिवाई बाई डी एक्स को 2y लिख देता हूं, y नीचे पहुंचा दूंगा, तो क्योंकि हमें डिवाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2y 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो बराबर है, ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, इससे आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब और प्लस एक्स क्यूब। तो डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x क्यूब अपॉन 2y 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर है। अब हमें ये वैल्यू चाहिए 1 1 पर, तो हम x बराबर 1 y बराबर 1 पुट कर देंगे, तो डिवाई बाई डी एक्स 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x वैल्यू 1 रखी तो 6, 1 रखी तो 6, y 1 रखी और x 1 रखी, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया आपका 2, तो आंसर आ गया 2, और ऑप्शन है तो उसके हिसाब से A इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से देखिए इसको आप कर सकते हैं, देख पाएंगे क्वेश्चन टूल लगा है, क्वेश्चन टूल कई जगह लगता मिलेगा, आराम से हैंडल हो जाता है, कोई परेशानी नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। मैं हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे चैन रूल की बात करेंगे, तो ये नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। अगली बात करते हैं चैन रूल की, ये भी कोर्स में है। चैन रूल जो है वो कंपोजिट फंक्शंस के लिए लगता है। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बताने की कोशिश की जाए तो मैं पहले लिख दूं फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये सुना होगा आपने, फॉग ऑफ, यही कंपोजिट फंक्शन होते हैं। तो उसको वैसे फंक्शन अगर हमारे सामने आ जाएंगे तो हम उसी में चैन रूल लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगला मैं कराऊंगा एग्जाम्पल, यहां वही एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आप ले लीजिए साइन क्यूब 3x प्लस 1, ये कंपोजिट फंक्शन है। पहला फंक्शन यहां पे बात करें तो क्या आपको दिख रहा है, ये देखिए पहला फॉर्मेट है t की पावर क्यूब, और t की वैल्यू यहां क्या ले रखे हो, साइन x। फिर अगले में क्या है, साइन x नहीं, साइन x की जगह साइन u। अब u की जगह क्या ले रखे हो, 3x प्लस 1। इस तरीके से फंक्शन बना हुआ है। पकड़ में आ रही बात, ये टी क्यूब देखिए यहां पर जैसे लिखा है टी क्यूब, तो टी क्यूब लिखा आपने, ये तो एक फंक्शन है, और टी क्यूब के अंदर टी की वैल्यू रखी साइन यू, तो ये देखिए साइन क्यूब बना। फिर यू की जगह 3x प्लस 1 रखा, तो ये पूरा का क्यूब बन गया। तो ये देखिए 3 फंक्शन को मिला के बना है। ऐसे को डिफरेंशिएशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे को सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे इसी को सॉल्व करते तो हमें मान लीजिए यहां निकालना है डिवाई बाई डी एक्स सपोज, तो हम क्या करेंगे यहां पर, या इस फंक्शन की बात कर लें, फंक्शन वही डिवाई बाई डी एक्स का मतलब ही फंक्शन होता है वैसे तो, डी एफ अपॉन डी एक्स लिख रहे हैं अगर, या आप डिवाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, वाई बराबर, अभी इसको छोड़ो,
अब ये वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक। अब यहां पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो टी लिखेंगे और ये फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है उसको लिखेंगे df अपॉन जो वैल्यू दे रखी है पूरी वैल्यू फंक्शन की और टी के रेस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे आगे, टी है साइन यू के बराबर, तो यहां पर लिखेंगे dt और इस फंक्शन को टी को u की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद u की वैल्यू दे रखी है तो u को हम लोग x की रिस्पेक्ट में करेंगे। सिंपल बात अगर याद रखें, याद रखने के लिए, तो अगर हम dt dt du काट दें तो ये df अपॉन dx मिल जाएगा ना, कटता नहीं है। याद रखने के लिए कि अगर मैं इसको उड़ा दूं, ये देखो, तो ये वापस df अपॉन dx है, कटता नहीं है, याद रखने के लिए। इस तरह से फंक्शन ब्रेक करके हम लोग चैन रूल लगाते हैं। जैसे आप समझ पाए ना, फंक्शन के अंदर ये मैंने 3 ले लिया था, अगर मैं 2 लेता तो और सरलता से आपकी पकड़ में आती, मैंने सीधे ही 3 पकड़ लिया। खैर, फिर भी समझ पाए होंगे। तो पहले फंक्शन को इस पूरे में जो टी क्यूब था उसको टी की रिस्पेक्ट में करा, फिर टी बराबर साइन यू था इसको यू की रिस्पेक्ट में किया, और तीसरे वाले को डी यू अपॉन डी एक्स किया। तो मैं इसको जो ये काटा है इसको हटाना चाहूंगा क्योंकि ये कटता नहीं है, आपको समझाने के लिए। यही बात भाषा में लिखी जाती है। यहां देखिए, फंक्शन है VOF कंपोजिट फंक्शन, तो v बराबर vt है, t बराबर ux है। तो हम लोग पहले v को डिफरेंशिएट करेंगे t की रिस्पेक्ट में, फिर t को डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में। और इसी तरीके से ये चैन कितनी भी लंबी हो सकती है, यानी कंपोजिट फंक्शन में जो एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, कितना भी लंबा जाए, यही चैन रूल अप्लाई करते जाइएगा। बड़ा फेमस है चैन रूल, और लगाना भी बड़ा आसान होता है, बशर्ते आप आसानी से पहचान पाए। खैर, यहां जो चर्चा की थी वो अब मैं नेक्स्ट करके दिखाता हूं इसी का डिफरेंशिएशन। तो ये देखिए, यहां पर इसको डिफरेंशिएट करने की बात की गई है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है, जैसा मैंने पीछे समझाया था आपको। ये कैसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन। अब मैं क्या करता हूं, जो आप डिफरेंशिएट करने की बात आती है, आपको अंदाजा लग गया पीछे से कि क्या कहानी थी। जैसे यहां पर बात करूं तो मैं अगर इस पूरे फंक्शन को y लेके चलूं तो y बराबर साइन स्क्वायर 3x प्लस 1, ये कहने का मतलब है। तो y बराबर क्या हो गया, यहां इसको t मान लो तो t स्क्वायर है, वेयर t इज इक्वल टू साइन u, ये साइन u के फॉर्मेट में, एंड u इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अभी समझाया भी था, समझ में आ रहा होगा आपके। ये कहानी है। अब इसको मान लीजिए dy बाई dx हमको निकालना है, तो चैन रूल लगाएंगे। पहले इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो लिखोगे dy अपॉन dt, फिर इस dt को ऊपर लिखना रहता है, तो ये dt ऊपर लिख दो, और फिर इसका वेरिएबल du, फिर du को ऊपर लिख दो, और du का वेरिएबल ये x। ये हो गया चैन रूल। नीचे वाले को ऊपर, दूसरे वेरिएबल ऊपर, उसी का वेरिएबल। ठीक, इस तरह से करेंगे। अब dy बाई dt निकाल लीजिए आप, तो ये t स्क्वायर का मैं लिख देता हूं d अपॉन dt का t स्क्वायर, फिर t था साइन u, तो d अपॉन साइन u का, और फिर तीसरा वाला था 3x प्लस 1, और ये रहा dx। ये चैन रूल लगा रहे हैं, ये अप्लाइंग चैन रूल। अब ये टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t। साइन यू को करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस यू, और इसको करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3। अब इसकी वैल्यूज रख दीजिए। t की वैल्यू क्या थी, t था आपका साइन u, तो 2 साइन u कॉस u, u की जगह वैल्यू या 2 रख के वैल्यू रख देंगे जो भी है, तो ये मैं इसको कॉस u ही पड़े रहने देता हूं, इंटू 3। इसको मैं यहां ले आता हूं, देखिए कैसे हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू होगी 3 साइन 2 थीटा। 3 लिखा, 2 लिखा, और u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u कितना है, 3x प्लस 1।
तो ये वैल्यू हो गई 3 sin 6x प्लस 2। ये आपका आंसर है, u वगैरह में नहीं छोड़ना, ये आंसर आ गया। अच्छा, ये जो सवाल है ना, मैं यहां पे आपको समझाने के लिए मैंने TUV लिया है, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ये चीजें बहुत सरल लगने लगती हैं। कैसे, मैं अगली स्लाइड में करके दिखा रहा हूं। फिर ये TUV मानने की आवश्यकता नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों की जाए। जरा सी प्रैक्टिस हो जाए, 2-4 छक्के मान लीजिए, तो इसको सीधे ही निपटाइए। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, जिससे आप फील कर पाए और समझदारी का जल्दी कैसे करेंगे। तो जैसे लिखा है dy sin स्क्वायर 3x प्लस 1, तो मैं क्या करता हूं, सेकंड मेथड ऐसे कह लीजिए आप, तो मैं क्या करूंगा, इसको dy बाई dx लिखूंगा और यहीं पर फंक्शन तोड़ तोड़ के डिफरेंशिएट करूंगा। क्या मतलब, d लिखा, पहला फंक्शन था sin 3x प्लस 1 वाला, तो इसको मैंने लिखा d अपॉन d sin 3x प्लस 1, और ये वैल्यू हो गई sin स्क्वायर 3x प्लस 1। अब इसको ऊपर लिख दो, d sin 3x प्लस 1, और वेरिएबल पूरा क्या लेके चल रहे हैं, इतना, तो d 3x प्लस 1। फिर लिखो ये ऊपर d 3x प्लस 1, और वेरिएबल क्या था, dx है। देखिए वही चीज, ये यहां पर हमने TUV माना था, वही t बराबर कितना है, t बराबर sin u है। sin u का मतलब sin 3x प्लस 1 लिखा मैंने, वही है, लेकिन जल्दी होने लगेगा। अब ये बात पकड़ में आई। अब यहां पर uv नहीं होने की वजह से इसका आंसर आ जाएगा 2 sin 3x प्लस 1। इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की कॉस होती है, तो ये रही cos 3x प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या रही, 3। अब 3 रही तो आप जान ही रहे 2 sin थीटा cos थीटा होता sin 2 थीटा, तो 3 sin 2 थीटा, यानी 3 sin 6x प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये 3 स्टेप में आंसर आया है और ये 6 स्टेप में आंसर आया है। लेकिन ये इसलिए क्योंकि किताबों में ऐसा दिया रहता है। वो चीज कब कर पाएंगे, जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको दिखता है कि किस फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है। तो TUV मानने की जरूरत क्या है, पूरा पूरा निपटाते रहो, ये TE तो है इसका, यहीं लिख मारो, खत्म करो इसको, 2 लाइन में खत्म हो जाता है। तो मैंने दोनों फॉर्मेट करके दिखाया, जो किताबों में होता है समझाने के लिए कि ऐसे समझें ABCD, और एक जब थोड़ा सीख जाते हैं तो पूरा ही एक साथ निपटा देते हैं। मैंने दोनों बताया जिससे आपको आइडिया हो जाए इस सवाल को करने का तरीके में। मैं इसको, आप दोनों नोट कर सकते हैं, मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। इसका सेकंड मेथड भी आपको नोट करा देता हूं। ये बेटा इसको भी नोट कर लीजिए, जब प्रैक्टिस बन जाए तो सीधे कर सकते हैं, 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे आप एग्जाम में करेंगे 100% मार्क्स मिलेंगे, मतलब कोई भी नंबर उंगली नहीं उठा सकता इस पे, 100% करेक्ट मेथड है। ठीक है, अब अगले की बातचीत हम लोग करते हैं बेटा। ये आ जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट 2 तरह के फंक्शन होते हैं। एक्सप्लिसिट क्या है, जहां पर y x को अलग अलग कर सकते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जैसे मैं लिख दूं y इज इक्वल टू साइन x, तो ये एक्सप्लिसिट है, ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है कि y इज इक्वल टू साइन x, क्लियर है। अब यहां पर ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें से अगर एक तरफ आप y करना चाहो, y इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहो, y इन टर्म्स ऑफ x, तो आप नहीं लिख पाओगे। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, आप समझ पाए ना। अब ऐसे जब इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे जिसको y इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिख पा रहे हो, भाई सीधे वहां तो dy बाई dx निकाल लेते। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका बेटा यही है कि राइट द गिवन फंक्शन इन x एंड y, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों ही साइड आप डिफरेंशिएट कर दो। फिर उसके बाद टेक ऑल टर्म्स इन्वॉल्विंग dy बाई dx ऑन LHS एंड ट्रांसफर रिमेनिंग टर्म्स RHS, पूरा डिफरेंशिएट कर दो, LHS पे dy बाई dx रखो, RHS पे बाकी टर्म कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एक अंदाजा मैंने आपको दे दिया बिल्कुल करेक्ट तरीके से, जिससे आप पहचान पावे कि इम्प्लिसिट कौन से फंक्शन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब ये देखिए ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट, क्योंकि ये इसमें से आप केवल y बराबर fx नहीं लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे? दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को करने का तरीका हमने क्या देखा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो आप पहले तो हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं अब हर स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सीधे डिफरेंशिएशन की तरफ जाऊंगा। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है 3x स्क्वायर, इसका क्या होगा 3y स्क्वायर एंड डिवाइड बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आ जाएगा cos x प्लस वाई, और फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस डिवाइड बाई dx। ये देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल आया है। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें से डिवाइड बाई dx एक तरफ लेना, बाकी सब एक तरफ, और काम खत्म हो जाएगा। चलिए वर्किंग शुरू करते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं 3y स्क्वायर डिवाइड बाई dx, यहां मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो आ जाएगा cos x प्लस वाई, और ये आएगा प्लस cos x प्लस वाई डिवाइड बाई dx। ये वैल्यू उधर गई तो माइनस 3x स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये बात पकड़ पाए हैं। अब इस वैल्यू को डिवाइड बाई dx को इसकी तरफ ले आइए, तो और डिवाइड बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो डिवाइड बाई dx वैल्यू हो गई 3y स्क्वायर माइनस cos x प्लस वाई, और इधर को वैल्यू क्या हुई cos x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर। अब डिवाइड बाई dx आपका निकल आया, यहां डिवाइड बाई dx क्या आया, नोमिनेटर में है cos x प्लस वाई माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस होल टर्म विच इज 3y स्क्वायर माइनस cos x प्लस वाई, और यही आपका आंसर है। कुछ करना थोड़ी है। तो ये एग्जाम्पल क्या था, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का ये एग्जाम्पल है जो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, आगे की चर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अब अगली चीज देख लेते हैं बेटा। ये अब अगली चीज में ये है, देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके फॉर्मूले कुछ याद करने होंगे आपको, जैसे मेमोराइज द फॉर्मूला एंड यूज प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस। जैसे साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आप साइन इनवर्स a x को डिफरेंशिएट करेंगे तो a ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये पूरा आप ध्यान कर लीजिए, इसको रीड आउट करके कोई लाभ निकलेगा नहीं, लगाना तो हमको पड़ेगा ही। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, एक जगह ही मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको भटकना ना पड़े कहीं। खैर, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल आ जाता है हमारे पास, इनवर्स फंक्शन का ही है ये। अब इसको करके देखते हैं। लिखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स e की पावर 2x देन फाइंड डिवाइड बाई dx। तो यहां दे रखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स e की पावर 2x। अब यहां डिवाइड बाई dx आप करोगे टेन इनवर्स x मान के, तो इसे क्या करोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा 2x का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2e की पावर 2x। मैं एक बार लिख देता हूं लंबा करके, नहीं कहीं बच्चे तो चिड़िया ना उड़ जाए कहीं। तो ये d अपॉन डी चैन रूल लगा रहे हैं पहले, 2x टेन इनवर्स e की पावर 2x, और फिर डिफरेंशिएट किया e की पावर 2x अपॉन e की पावर x। ये किया यहां। अब यहां पर जब किया तो यह आ जाएगा, ये पूरा x है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 2e की पावर 2x। आंसर आ चुका है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 4x इंटू 2e2x। दिस इज द आंसर। और ये आंसर कौन सा है, आंसर इज ए।
इस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। आप देख लीजिए, ये देखिए tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ कहीं होगा, ये देखिए फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया है। आपको याद करना होगा जिससे आप बेहतर ढंग से अप्लाई कर सकें, नोट करें, फिर अगला सवाल हम लोग अपने सामने लेके आएंगे। उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन ये भी 2022 का ही ताजा क्वेश्चन है। तो इफ y इज इक्वल टू e की पावर माइनस सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएट करो फिर दोबारा फिर डिफरेंशिएट करो। तो मैं dy बाई dx निकालता हूं, इसकी वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करोगे e की पावर माइनस एक्स को, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस e की पावर माइनस एक्स। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको आप डिफरेंशिएट करने गए जब माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये वैल्यू हो गई माइनस माइनस मिलके प्लस, तो e की पावर माइनस एक्स विच इज इक्वल टू y जो दिया था फंक्शन, और ये सेकेंड डेरिवेटिव है, दिस इज इक्वल टू y। यही आपका आंसर है और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इस तरीके से सवाल को आप कर पाएंगे, नोट कर लीजिए। आप अगली चीज देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे मतलब, तो बड़े प्यार से इसको आप कर सकते हैं। देखिए कहीं कोई असुविधा हो नहीं रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 5x स्क्वायर प्लस वाई। तो यहां पर एक तो तरीका क्या है कि इसको z मान लीजिए आप, फिर सवाल को करिए, या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं इसको। खैर मैं आपके लिए भी z मानता हूं, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाए तब बढ़िया बनाइएगा। ये z हो गई वैल्यू 5x स्क्वायर प्लस 4, पुट कर दीजिए, लेट कर दीजिए, जो भी भाषा इस्तेमाल करते हैं, और y बराबर हो गया कॉस इनवर्स z। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dx, तो वैल्यू क्या आ जाएगी d अपॉन dx कॉस इनवर्स z। अब आगे d अपॉन dz कॉस इनवर्स z इंटू dz अपॉन dx। वरना इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस बन जाए तो। अभी मैं आपको जिस तरीके से होता है उस तरीके से बता रहा हूं। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और dx dz अपॉन dx करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 10x, केवल 10x, 4 का 0 हो जाएगा। अब z की जो वैल्यू है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 5x स्क्वायर प्लस 4, 5x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये रहा 10x। यही आपका आंसर हो गया, माइनस 10x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप निपटा सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, कई जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके सवाल को काफी आप हल्का कर सकते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन कैसे क्या हो सकता है वो भी दिखा देता हूं आपको, जैसे पूरी बात कंप्लीट रही है। देखिए ये बड़ा काम का स्लाइड है, तो यहां पर आप देखें तो सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं। एक्सप्रेशन अगर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप यहां पर x बराबर a cos थीटा, x बराबर a sin थीटा रख सकते हैं। इसी तरह बाकी चीजें लिखी, रीड आउट करने से कोई लाभ नहीं है। ये एक्सप्रेशन और इस सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर आप चीजों को काफी तेजी से कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी काफी घट जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो करके दिखाते हैं, वहां भी सब्स्टिट्यूशन लगाने का प्रयास होगा। ठीक, पता नहीं क्या आ गया है ये। एनीवे चलिए आगे की बातचीत करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। लिखा है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड dy बाई dx। अब यहां पर हम लोग इसको डायरेक्ट करने की जगह एक सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी चीजें सरल हो जाएं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? पुट कर देंगे या लेट कर देंगे पुट x बराबर tan थीटा। अगर हम tan थीटा को पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ऊपर वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन
टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग ये भी जानते हैं, यहां लिख देते हैं कि जो सेक इनवर्स थीटा होता है उसे हम लोग कॉस इनवर्स 1 अपॉन थीटा भी लिख सकते हैं। इससे इसको हम कॉस में ले लेंगे, इसको पलट के, तो लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लगा के लिखा है। अब आप माइनस ले लीजिए इसमें कॉमन, तो इसको मैं लिख देता हूं कॉस इनवर्स, माइनस कॉमन ले लिया तो वैल्यू बनी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ठीक है ऊपर एडजस्ट कर दी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए माइनस लेके ऐसे लिख दिए। जैसे हम यहां पर अगेन एक खूबसूरत सा फॉर्मूला लगा पाए। ये फॉर्मूला किसका है? कॉस 2 थीटा का। अब वहां जगह नहीं है तो यहां लिख देता हूं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये इसी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। थोड़ा सा अजीब टाइप लाइनें बना दी इसलिए कि कोई बच्चा कनेक्ट कर सके कहां से क्या हो रहा है। खैर, तो y की वैल्यू अब क्या आ गई? कॉस इनवर्स माइनस और ये कॉस 2 थीटा। देखिए चीजें कितनी आसानी की तरफ जा रही हैं। कॉस इनवर्स माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसको जो वैल्यू लिखी जा सकती है, देखिए कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स होता है, मैं यहां पे फिर लिखूंगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपको अगर पता है, पता होना चाहिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके देखिए, अब यहां पर कॉस इनवर्स और कॉस सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? y इज, ये अलग की बात है, y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। और 2 थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? देखिए तो 2 थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू बराबर है टेन इनवर्स एक्स के। तो आप यहां पर इसका इस्तेमाल करिए, पाई माइनस 2 और थीटा की जगह हो गया टेन इनवर्स एक्स। यहां जानते ही ना, ये अगर पता है तो इसका मतलब है टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब ये वैल्यू बन गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब ये सब्स्टिट्यूशन के बाद एकदम हलवा सवाल है। तो डिवाइड बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट है पाई तो 0 हो गया 2, और इसका होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी डिवाइड बाई डी एक्स क्या आ गया? माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो ये आपको जैसे सवाल आए और आपको अंदाजा हो तो कर सकते हैं। अगर यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते हैं, यहां चैन रूल वगैरह लगाना चाहते हैं कि मैं सेक इनवर्स एक्स को इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, आंसर तब भी आ जाएगा। बस वो प्रोसेस या मेथड लॉन्ग मेथड हो जाएगा, बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, और जहां ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है वहां चांसेस मिस्टेक्स के ज्यादा होते हैं। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में तो एक काम भर का सवाल करना पड़ गया, कई सब्स्टिट्यूशन में तो झट से आंसर आ जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन करके इस तरह इसको परफॉर्म किया जा सकता है। मैं हटता हूं और इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखेंगे फिर हम लोग। तो ये आप नोट कर लीजिए किस तरीके से इसको किया गया है, जिससे आपको अंदाजा क्लियर रहे। अब दूसरा आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं? जहां पर फंक्शन का पावर फंक्शन, देखिए लिखा होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आर यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो किन्हीं फंक्शंस का, तो लॉग लगाएंगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिख पाएंगे। कोशंट एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो तो वहां पे लॉग ले लेने पर लॉग एफ एक्स माइनस लॉग जी एक्स लिख सकते हैं। आपको ये पता है ना, प्रॉपर्टी आगे लिखी हुई है। इसको लिखते हो लॉग ए प्लस लॉग बी।
लॉग ए अपॉन बी है, तो लॉग ए और भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये बेसिक बात। तो जहां प्रोडक्ट है वहां पर इस तरह से लिख सकते हो, जहां कोशेंट है उसको इस तरह से लिख सकते हो। ये दो बातें। तीसरी महत्वपूर्ण जो सबसे बढ़िया है, नंबर ऑफ फंक्शंस, quotient of a number of functions and or given function of this type is very important। क्योंकि यहां अगर log का सहारा आप नहीं लेंगे तो सवाल करने में पसीने छूट जाएंगे। क्या फायदा होता है log लेते वक्त? मान लीजिए कोई t बराबर fx की पावर gx है। जब आप log लेते हो नेचुरल log e बेस पर, तो ये प्रॉपर्टी होती है ना, gx पावर आगे आ जाती है, फिर log fx। तो इसको आप सीढ़ी से नीचे उतार लेते हो और अब डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। तो fx की पावर gx कहीं आ रहा हो तो वहां पर आप log फंक्शन का इस्तेमाल करके बड़े प्रेम से सवाल को कर सकते हैं। यही चीज यहां बताई गई कि y इज इक्वल टू fx की पावर gx है, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसी को सॉल्व करके लिखा है। तो dy बाई dx क्या होगा, y log fx g डैश फॉर्मूले की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, याद रख पाए तो y log fx g डैश x प्लस जी एक्स इंटू 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसका करें इस्तेमाल, ये जिस तरह से वहां करते हैं उसको उस तरीके से परफॉर्म कर लें, दोनों बातें एक ही हैं। तो ये आप समझ पाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, आपको ज्यादा घूमना फिरना ना पड़े इसलिए वो भी इकट्ठा कर दी है। ये लॉग एम एन जो मैंने दिखाई थी, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग ए एक्स को आप इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, m बाई एन है तो माइनस में, n की पावर n है तो n बाहर आ जाता है, e की पावर log e x है तो x बचता है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड वगैरह वगैरह। तो ये क्योंकि रीड आउट करके कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर्टीज लेकिन आपके बड़े काम की हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब अगला, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं लॉग वाले, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए ये जो सवाल है कई बार अब पूछा जा चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सवाल को करने के लिए, क्योंकि साइन एक्स की पावर एक्स लिखा हुआ है, बिना लॉग के नहीं हो पाएगा सवाल। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दो फंक्शन हम यहां पे पकड़ते हैं। कौन सा फंक्शन पकड़ते हैं? दो, एक को u पकड़ते हैं, यहां पर लेट u बराबर साइन x की पावर x एंड v बराबर साइन इनवर्स रूट x। दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको ना, ये एक ये एक। अब हम dy बाई dx जब निकालेंगे तो इसका मतलब है du अपॉन dx निकालना होगा। उधर से करना चाहिए था, इधर चलते हैं तो आपको दिखाई कम पड़ेगा, लेकिन अब तो कर ही दिया है तो ऐसे ही कर लेते हैं। और ये dv अपॉन dx, ये एक तरह का फॉर्मूला टाइप हमने बना लिया, अल्टीमेटली ये रिजल्ट हमको देगा। तो एक बार u वाला निकालें, एक बार v निकालें, दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तब ये वैल्यू बन पाएगी। तो पहले हम लोग ले लेते हैं u वाले को सॉल्व करने के लिए। नाउ u इज इक्वल टू साइन x का पावर x, इसका du अपॉन dx चाहिए, तो इसके लिए हम पहले log लेंगे। मैं टेकिंग लॉग वगैरह नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लॉग ले रहा हूं, इतना तो समझ जाते ही हैं आप। पावर आगे आ जाएगी, लॉग लिया है तो इसको x log sin x लिख सकते हो। स्टेप्स को मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, ये बात sin x इसके साथ है, तो ये आप यहां लिख सकते हैं। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन की कहानी हो गई। तो फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन साइन x आ जाएगा। फिर साइन x का करेंगे तो आ जाएगा cos x, ध्यानपूर्वक। फिर log साइन x बाहर और x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 है, ये आपने डिफरेंशिएट इसको कर दिया। अब du अपॉन dx निकालने की कोशिश करेंगे तो du अपॉन dx में क्या वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी साइन x की पावर, ये देखिए u है ना, तो u तो यही था, तो ये वैल्यू हो गई साइन x की पावर x,
और फिर रहा एट एक्स कॉट एक्स, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, तो एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये देखिए ये ड्यू अपॉन डी एक्स आपने निकाल दिया है। अब हम लोग अगली बात करते हैं, जहां पर डीवी अपॉन डी एक्स हमको निकालना है, साइन इनवर्स रूट एक्स जहां लिखा हुआ है, तो इसको मैं कलर बदल लेता हूं। अब यहां v की वैल्यू दे रखी थी साइन इनवर्स रूट एक्स बेटा। अब इसको डीवी अपॉन डी एक्स करता हूं, तो ये पूरा x मान के चलो, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, पहला तो ये रहा। फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 अपॉन 2, इस x को अंदर पहुंचा दो तो ये वैल्यू हो जाएगी x 1 माइनस x। ये दोनों ही डिफरेंशिएशन निकल आए। इसको चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको 1 कह दो, इसको आप 2 कह दो और इसको आप 3 कह दो, तो यहां लिख सकते हो पुट द वैल्यूज ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इनटू फर्स्ट इक्वेशन। यहां तो ये dy बाई dx क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, पहले तो ये लिखोगे यानी साइन एक्स की पावर x, फिर था x कॉट x प्लस लॉग साइन x, और उसके बाद ये जो वैल्यू आई है ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट x 1 माइनस x, और यही आपका आंसर है। इस तरह से ये जो लॉग वाले सवाल हैं, इनमें अगर दूसरा फैक्टर भी ऐड कर दिया जाए तो ये दो डिफरेंशिएशन को समाहित कर लेता है, लेकिन अधिकतर इसका इस्तेमाल लॉग का fx की पावर gx के रूप में किया जाता है, क्योंकि gx नीचे उतार लेते हैं उससे हम। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए जिससे कि आपको पूरा आइडिया मिल जाए। मैंने ये सवाल पकड़ने की चेष्टा की है, मतलब कोशिश की है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं जो कि है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक नोट कर लिया होगा अब तक आपने। अब ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आपका कोई दोस्त, कॉमन दोस्त है कोई, जिससे आप और आपकी गर्लफ्रेंड मिले थे पहली बार उसकी बर्थडे पार्टी में, वो t है, तो x का रिलेशन t से था, y का रिलेशन t से था, t के यहां दोनों मिल गए तो x y आपस में रिलेशन में आ गए। इतना ही है, यही इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो x बराबर फाई t और y बराबर साई t, तो ये वैल्यू क्या हो गई, इस तरह से x y, क्योंकि t से दोनों रिलेटेड है इसलिए x y आपस में रिलेटेड है, आप समझ गए होंगे। अब जब हमको dy बाई dx निकालना होगा तो हम dy बाई dt अलग से निकालेंगे, dx बाई dt अलग से, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला या डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका हमारे पास आ जाता है। बात पकड़ में आई होगी। अगला सवाल ले लेते हैं जो इसी पर बेस्ड होगा, जिससे हमें सीखने का मौका मिल सके। तो ये रहा एक क्वेश्चन, और देखिए यहां पर है डिवाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 2π/3 निकालना है। x t से रिलेटेड है, y t से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी टी अलग से और dx बाई डी टी अलग से निकालेंगे। तो चलिए पहले dx बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू ले रखी है, मैं एक बार लिख देता हूं, चलो 10t माइनस साइन टी, और इसको आप निकालते हैं dx बाई डी टी। तो 10 लिख दीजिए, t का मतलब 1, cos t का मतलब cos t आ जाएगा। ये तो हो गया आपका dx अपॉन डी टी। अब यहीं पर इधर बाजू में चलो, y की वैल्यू दे रखी है 12, 1 माइनस कॉस टी, इसको डिवाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो 12, 1 का हो गया बेटा 0, और ये हो गया माइनस साइन टी यानी प्लस साइन टी, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम डिवाई बाई डी एक्स निकालते हैं, चलो यहीं लिख देता हूं। डिवाई बाई डी एक्स का मतलब है डिवाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन
डी टी। तो dy बाई डी टी था 12 साइन टी और dx बाई डी टी था -10, माइनस नहीं 1 है ये, तो 10 1 माइनस कॉस टी। अब पूछ रहा t बराबर 2π/3 पर क्या आंसर आएगा, तो आप सीधे 2π/3 पुट कर दी, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। अब ये निकालिए dy बाई डी एक्स एट एक्स टी बराबर 2π/3। तो जहां जहां जिसे 12 लिखा है तो साइन 2π/3 10 1 माइनस कॉस 2π/3 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये 12 को काटेंगे 6/5 आ जाएगा और ऊपर वैल्यू हो जाएगी साइन 2π/3। जैसे याद ना हो तो आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे, साइन 2π/3 का मतलब साइन पाई माइनस π/3 और साइन पाई माइनस π/3 क्या होता है 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन π/3 इसकी वैल्यू होती है √3/2। हम और आप दोनों जानते हैं। इसी तरह cos 2π/3 निकालना हो तो इसे क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस π/3 और इसकी वैल्यू होती cos 180 माइनस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा। cos π/3 माइनस लिखिए, cos π/3 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये रहा -हाफ। इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए आप, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज हो गई √3/2 और नीचे वाली वैल्यूज हो गई -हाफ यहां पर। तो ये हो गया 1 -हाफ रखोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस पहले था। अब ये एक्सप्रेशन बना और इससे अब सॉल्व कर लीजिए आप, तो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2√3/5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर अगली सवाल की बात करेंगे जब हम लोग एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की चेष्टा करते हैं मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, तो फिर क्या कहानी बनेगी। खैर, इसको नोट कर लिया होगा अब तक आपने। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कांड होगा, वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो वी फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ फंक्शन f(x) and gx with respect to x separately and then put these values in the following formula। जैसे मैं अगला सवाल जो कराऊंगा वही लिख रहा हूं कि सपोज करिए log 1 + x² है और इसको आपसे कह रहे हैं डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। मतलब हम चाहते हैं d/d tan इनवर्स x और डिफरेंशिएट कर रहे हैं log 1 + x² को। ये हमको चाहिए, एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। उसी के लिए ये बता रहा है कि दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे dy/dx लिखा हुआ है और यहां पर इसका लिखा हुआ है, तो दोनों फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। यानी हम d/dx निकालेंगे, log 1 + x² और इसी तरह दूसरे फंक्शन को tan इनवर्स x को भी हम निकालेंगे। फिर dy/dx/dz/dx कर देंगे। देखिए यहां पर ये जो z है वो है tan इनवर्स x और y की जगह वैल्यू ली है आपने log 1 + x²। z की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये वैल्यू हो गई dy/dx और ये हो गई dz/dz और इसी को अपॉन करके लिख दीजिए, काम खत्म, मतलब वैल्यू निकल जाएगी। तो dy/dx dz/dx बात बन जाती है। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। ठीक, तो इसी को मैं करके भी दिखाऊंगा तो आपको एकदम कनेक्टिविटी काफी बेहतर मिलेगी। तो खैर चलिए आगे चलते हैं और इसी को देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट log 1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो जैसे हमने देखा था, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए
कि हमें dy बाई डी एक्स ऊपर रखना है और जिसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे z की, उसको dz अपॉन dx नीचे रखना है। काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखिए हमारा ये कहानी थी, मैं एक बार लिख के दिखाऊं फिर से, tan इनवर्स x और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y हमारा है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और z हमारा है tan इनवर्स x, और ये वैल्यू जो लिखी है वो लिखी है dy अपॉन डी जेड। जैसे कंफ्यूजन ना हो तो आपको पहले dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हमें पहले dy बाई डी एक्स चाहिए। तो इसको आप log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस 2x। इसको डिफरेंशिएट करना आता ही होगा। log x का होता है 1 अपॉन x, फिर ये जो वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर था इसका डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस 2x। तो ये वैल्यू क्या मिल गई आपको? दिस वैल्यू इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर में केवल 2x आएगा, 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़िया, dy बाई डी एक्स। अब इसी तरीके से हमको निकालना है dz अपॉन dx। तो tan इनवर्स x का वो होती है वैल्यू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब यहां पर हम ये जानते हैं कि जब भी dy बाई dz निकालना हो तो हमें dy बाई dx और dz अपॉन dx कर देना चाहिए। तो dy बाई dx क्या रहा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz अपॉन dx क्या रहा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे मैं अपॉन में लिखने की जगह ना पलट के इंटू करने में विश्वास ज्यादा रखता हूं, वो ज्यादा आसान। जैसे ये लिखा है, अब मैं लिखता ही dy बाई डी एक्स, जैसे आप बचपन में करते थे 2x अपॉन कहां गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो वैल्यू अपॉन में है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ये दोनों वैल्यू कट गई और इसका आंसर कितना आ गया? 2x। यही आपका आंसर है। इस तरीके से किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब करना होगा तो इस चीज को इस्तेमाल करेंगे तो शानदार, बहुत सरलता से आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे टैकल करते हैं। खैर, इसको आपने नोट अब तक कर लिया होगा, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब ये यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये देखिए इस तरह की कि y लिखा है, cos x लिखा है और इसके ऊपर cos x का सीरीज चलती चली जा रही है इस तरीके से। अब हम dy बाई डी एक्स शो करना है कि वो शो करो। इसी सवाल को पिकअप करते हैं और करते हैं आपके सामने। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज वाला चक्कर। ये सवाल है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसा आप जानते हैं कि ये जो पावर की पावर लग रहा है, अगर इस पावर की पावर में से एक पावर हम कम कर लें तो भी इसकी वैल्यू y की y रहेगी, क्योंकि पूरे की वैल्यू है y। जैसे मैं y बराबर लिखूं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, और कहां तक लिखूं? इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं एक को यहां पे रोक लूं तो इतने की वैल्यू भी तो y होगी। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो समुद्र का पानी क्या काम होगा? कुछ नहीं। तो 1 प्लस 1 कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। एक को रोका और दूसरे को क्या किया? पूरी सीरीज को क्या लिख दिया? फिर y। ठीक, तो ये समझाने के लिए किया है। आप इसको 1 प्लस y लिख के चलेंगे फिर, और फिर बातें अजीब सी निकल आएंगी, यानी y बराबर हाफ सा निकलने लगेगा इसमें। तो यहां पर ये समझाने के लिए किया, वरना आप ये मत समझ लेना y कट जाएगा, 1 आ रहा है जैसे। तो इस तरह की बात लिखी जा सकती है। ये छोड़ देते हैं समझाने के लिए। इतनी चीज मानो, ओनली फॉर समझाना जिससे आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो यहां पर चलिए, ये जो y लिखा था इसको हमने रोक लिया, और ऊपर जो इतनी कहानी है इसको पूरा अगेन y कह दिया। तो आप लिख दोगे cos x की पावर y। ये समझाने के बाद इसको पचाना आसान है। अब देखिए ये जो कांड है, ये फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन लगा हुआ है, लॉग लेना पड़ेगा।
तभी उतरेगा नहीं, वो पी के चढ़ गया ऊपर। वो शोले पिक्चर थी ना, वो धर्मेंद्र मार के चले गए थे, किससे, बसंती से शादी करनी थी उनको, हेमा मालिनी से। आपने शोले देखी नहीं देखी भगवान जाने, अब नई पिक्चरें तो है नहीं, लेकिन बड़ी क्लासिक पिक्चर है वो। नहीं देखी तो देखने का प्रयास कीजिएगा, मजा आएगा आपको। खैर एनीवे, एग्जाम बाद देख लीजिएगा। तो अब यहां पर लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो लॉग y, और ये y नीचे उतर आएगा आप, तो y log x लिख सकते, cos x लिख सकते हो। उम्मीद है समझ पे। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको दोनों तरफ, तो 1/y dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन y log cos x का डिफरेंशिएशन, तो log cos x का डिफरेंशिएशन होगा 1/cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, -sin x। फिर दूसरा है log cos x और dy बाई dx, ये वैल्यू यहां पर आती हुई दिख रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये ठीक, अब यहां पर इसको एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, तो वैल्यू बनेगी, उधर ले आओ, तो 1/dy बाई dx ले लो कॉमन, 1/y माइनस log cos x, और यहां वैल्यू आ गई माइनस y sin x अपन cos x होता है tan x। यहां एलसीएम ले लो, तो ये हो गया dy बाई dx, एलसीएम इज y माइनस y log cos x इज इक्वल टू माइनस y tan x। इसी को आगे लेके चलेंगे तो y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस y स्क्वायर tan x, और नीचे वैल्यू मिलेगी 1 माइनस y log cos x। अब ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए, काट दीजिए, तो ऊपर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर tan x अपॉन, यहां माइनस ले लिया कॉमन, तो y log x cos x -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल आए तो बड़े प्रेम से करिएगा, कोई सरल सवाल होते हैं, वेरी इजी। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो आइए चलते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यही मतलब है कि dy बाई dx कहीं कुछ आ रहा है, उसको एक बार और आप डिफरेंशिएट कर दें ऐसे, तो इसकी वैल्यू जो बनती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कह दीजिए। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आई होगी कि हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर देना है बस। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है नहीं कोर्स में। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा। क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी करके देखते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में बोला है x बराबर, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, देखिए थीटा से लिंक्ड है दोनों, तो x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, और सेकेंड डेरिवेटिव हमको निकालना है। मैं उधर से करना चाहता हूं, इधर से उल्टा जाना पड़ता है तो आपको दिखने में दिक्कत होगी। तो अगर मेरे पास x बराबर a cos थीटा है और मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो dx अपॉन डी थीटा लिख दूंगा इसको, और वैल्यू हो जाएगी माइनस a sin थीटा। इसी तरह y था हमारे पास b sin थीटा, इसको मैं dy बाई डी थीटा अगर करूं, पैरामेट्रिक वाला तो चक्कर लगाना ही पड़ेगा ना, तो b cos थीटा। अब हमें अगर dy बाई dx चाहिए तो हम लिखेंगे dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या था, माइनस a b cos थीटा, और dx बाई डी थीटा को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, विच इज माइनस a, ये वैल्यू यही थी तो इसमें उल्टा करने की जरूरत क्या है, ये वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व करिए तो माइनस b अपॉन a cot थीटा। तो ये तो हमने निकाला dy बाई dx, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको एक बार हमको और डिफरेंशिएट करना है।
तो हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2 d² y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहां पे डिफरेंशिएशन करने जाएंगे जब, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए थीटा चैन रूल लगाते हुए, तो माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा का मतलब है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। थोड़ी आराम से देखिएगा, प्रैक्टिस इतनी होगी वैसे आपकी। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स यहां कहीं निकाला है शायद, ये डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये इसका उल्टा आ जाएगा। तो पहले मैं लिख देता हूं इसको क्या, बी अपॉन ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स का मतलब है माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा। ये वैल्यू यहां बन गई। अब 1 अपॉन ए साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहां वैल्यू लिख देता हूं, सेकेंड डेरिवेटिव और माइनस की फिगर आ गई बी अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ये बी रहा, ये ए इंटू ए मिलके ए स्क्वायर, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक क्यूब थीटा आ गया। ये रहा कॉसेक क्यूब थीटा, और ये आपका आंसर है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जो पैरामेट्रिक वाला मेथड था वो तो आपको अप्लाई करके ही जाना पड़ेगा। नोट करिए, एक सवाल और करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यही मतलब है। एक क्वेश्चन हमारे पास और है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, उसको भी करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हमको दिया है, इफ y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी है, फिर देन शो दैट, फिर हमको ये प्रूफ करना है। यहां देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा हुआ है, इसलिए हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको पकड़ते हैं, हमारे पास दे रखा था y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। अब यहां पर अगर आप चाहें तो लॉग ले सकते हैं, अदरवाइज e की पावर x की तरह ट्रीट कर लीजिए इसे। फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है ना। तो यहां पर हम लोग लॉग लेंगे तो भी सवाल कर पाएंगे आप, और लॉग नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा। जहां पर fx की पावर gx होता है वहां बिना लॉग लिए नहीं होगा। खैर, अब इसको मैं सीधे तरीके से कर रहा हूं, तो dy बाई dx लेता हूं, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर a cos इनवर्स x आ जाएगा। फिर a cos इनवर्स को x को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा, cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान पूर्वक देख लीजिए इसको। अब इसको, ये जो लिखा हुआ है y की वैल्यू, ये इसको मैं y पुट कर देता हूं, तो इसको लिखते वक्त dy बाई dx क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -ay अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अब ये हमारा dy बाई dx आ गया है। अब इस रूट वाले को इसके साथ ले लो, नहीं ये परेशानी थोड़ी देगा। √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बराबर -ay। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं स्क्वायर दोनों तरफ। अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे x की रेस्पेक्ट में, तो ये दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन लिखता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है जहां तक, और इसको आप डिफरेंशिएट करने गए तो पहले क्या लिखेंगे, 2 इंटू dy बाई dx, और फिर dy बाई dx का डिफरेंशिएशन यानी d अपॉन dx इंटू dy बाई dx, जो कि सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा। ये कहानी आएगी, शांति से देख लीजिएगा। प्लस सेकंड डेरिवेटिव बाहर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो कि आएगा -2x, और ये वैल्यू किसके बराबर है, a स्क्वायर y स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर तो आ गया इधर, 2y आया, और ये आया dy बाई dx, ये कहानी। अब पूरी कहानी में हम लोग dy बाई dx से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बाई, और भी किसी चीज से कर सकते हैं, 2 से, डिवाइडिंग बाई 2 इंटू dy बाई dx, डिवाइडिंग बाई इतना। अब यहां पर ये वैल्यू क्या बचेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। यहां पर 2 और एक dy बाई dx खत्म हो चुका है, यानी आएगी वैल्यू माइनस एक्स dy बाई dx। 2 और dy बाई dx हट चुका है, तो वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर वाई। ये देखिए, ये यही चीज है, बस ए स्क्वायर वाई इधर लिया गया, मैं लिख देता हूं चलो। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स dy बाई dx माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज हेंस प्रूव्ड। अब इसको आप, मैं सामने से हटता हूं, नोट कर लीजिए, शांति से करके भी एक बार क्या करिएगा, क्वेश्चन सामने रखकर पॉज कर लीजिए और लगाइए एक बार, देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है कैसे करना है। मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है आपने पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरह से पूरा सिलेबस जो आपके सिलेबस में है वो मैंने पूरा कवर कर दिया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो, पसंद आया हो, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता, और अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करना है आपको, जिससे उसको पॉजिटिव अच्छा कंटेंट मिले पढ़ने के लिए, और अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन की और अच्छा सपोर्ट आपको ऑफर कर पाए। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये गुरु दक्षिणा होगी, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। ये सारे वन शॉट औरों से डिफरेंट है बेटा, क्योंकि अरविंद सर के जो वन शॉट हैं वो उसमें सभी टॉपिक आपको कवर मिलते हैं। 0 टू हीरो सीरीज ना आता हो, देखिए काफी आ जाएगा। प्योर टीचिंग थी, कोई फालतू टॉक्स मैंने नहीं की पढ़ाई के दौरान। आपने वीडियो पूरा देखा है, अंदाजा आपको लगा होगा। इसका प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए होता है बहुत बच्चों को, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर आपको पीडीएफ मिलती चलेंगी। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप आता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में जाके देखिए, कई सारे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। जो भी आपके हिसाब से सुटेबल आप ले लें और अच्छे नंबर लेके आइए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपके लिए हेल्प किया होगा और आप कड़ी मेहनत करके अपनी परफॉर्मेंस को सुपर परफॉर्मेंस में तब्दील कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।